गवर्नमेंट E20 पेट्रोल को वापस E10 में नहीं लाएगी। सरकार का कहना है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। नई डिस्टिलरीज बनाई गई हैं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, सप्लाई चेन्स को स्टैब्लिश किया गया है और हमारे बैंक्स ने भी पूरी इस व्यवस्था यानी कि स्टैब्लिशमेंट को फंड किया है। अब अगर E20 की पॉलिसी वापस ले ली जाती है तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट भयंकर खतरे में पड़ सकता है। पहले नजर में ये जो तर्क है, लॉजिक है, बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल सामने आता है, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब होता है कि हम किसी गलत फैसले को सिर्फ इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उसमें पहले ही बहुत सारा पैसा या मेहनत हम लगा चुके होते हैं, जबकि सही डिसीजन या निर्णय यह होना चाहिए कि आगे क्या करना हमारे लिए बेहतर है, ना कि पीछे कितना खर्च ऑलरेडी हो चुका है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। शुरुआत में काफी रिसर्च हुई, एम्प्लॉयज की टीम बनी, मशीनें खरीदी गई, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। 6 महीने के बाद कंपनी को पता लगा कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस पर काम हो रहा है प्रोजेक्ट में, उसकी मार्केट में कोई खास डिमांड है ही नहीं और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा भी हो गया तो कंपनी को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। मतलब रॉन्ग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब कंपनी के सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला, यही रुक जाए और नुकसान को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे और फ्यूचर के बड़े नुकसान से बच जाए, क्योंकि अगर यहीं पर रुक जाएंगे तो होगा क्या, हमारी जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होने वाली, जो फ्यूचर में एम्प्लॉइज काम करेंगे, जो और मशीनें खरीदी जाएंगी, वो सारा बच जाएगा, यानी कि कंपनी अपना पैसा सेव करेगी। और दूसरा, ये सोचकर प्रोजेक्ट कंपनी पूरा करती रहे कि इतना ऑलरेडी पैसा लगा चुका है, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत बार कंपनीज दूसरा रास्ता ही चुनती हैं और रिजल्ट, वे और ज्यादा पैसा, ज्यादा समय, ज्यादा संसाधन, ज्यादा लोग उसी डिसीजन के पीछे लगा देती हैं। यही है संक कॉस्ट फैलेसी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने गए, तो आपने टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ली, फिल्म शुरू हुई और आधे घंटे बाद आपको समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म बिल्कुल बेकार है, आपके मतलब की नहीं है। आप सोचिए, क्या फिल्म पूरी देखने से आपके पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, पूरे 3 घंटे बैठकर फिल्म देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह चलता है कि इतने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, अब पूरी तो देखनी ही पड़ेगी, मतलब पैसा वसूल तो करना ही पड़ेगा। तो असल में हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम अपने पुराने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही इंसानी मनोविज्ञान मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है। आइए E20 की बात करते हैं। सरकार ने इस पॉलिसी के पीछे कई सारे अच्छे उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। पहला, भारत का कच्चे तेल का आयात निर्भरता कम होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा, हमारी जो विदेशी मुद्रा फॉरेन मनी है, डॉलर्स हैं, वो सेव होंगे। तीसरा, हमारे फार्मर्स के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इन ऑब्जेक्टिव्स पर शायद किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। हर इंडियन चाहता है कि देश आयात कम करे तेल का, विदेशी मुद्रा बचे और किसानों की आय भी बढ़े। लेकिन असली सवाल उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव का नहीं है, तरीके का है। क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए E20 ही एकमात्र रास्ता है? अगर ये है भी तो क्या फॉरेन करेंसी वाकई सेव होने वाली है? अगर बहुत बड़ी संख्या में जो व्हीकल ओनर्स हैं वो माइलेज कम की शिकायत कर रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स पुराने इंजनों की फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, अगर लाखों लोग एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्च भी उठा रहे हैं, तो क्या इन सारे एस्पेक्ट्स का एक निष्पक्ष अनबायस्ड मेजरमेंट नहीं होना चाहिए? और यहां एक और सवाल भी उठता है, जब एथेनॉल के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, तब जो करोड़ों व्हीकल ओनर्स थे उन पे क्या असर होने वाला था? क्या उसका उस समय देश के जो व्हीकल ओनर्स हैं उनसे कोई राय ली गई थी? क्या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछा गया था कि वो इस चेंज या बदलाव के लिए तैयार है, या फिर डिसीजन ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ब्लैंकेट लागू कर दिया गया? अब वापस उसी खबर पर आते हैं। सरकार का सबसे बड़ा तर्क क्या है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। अब यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पॉलिसी का मेजरमेंट उसके एक्चुअल रिजल्ट्स से नहीं बल्कि उसमें किए गए पास में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल वही स्थिति होगी जिसे दुनिया संक कॉस्ट फैलेसी कहती है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत गलत है, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है।
वो सही करना चाहती है। मेरी समझ में सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव है। विदेशी मुद्रा बचना, ऊर्जा सुरक्षा का बढ़ना और किसानों को नया मार्केट देना, ये सारे इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। लेकिन एक अच्छी जो नियत है उसका मतलब ये नहीं कि चुना गया तरीका भी हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर पॉलिसी का समय समय पे रिव्यू होना चाहिए। अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कमजोरी, वीकनेस नहीं होती, बल्कि एक अच्छे सिस्टम की निशानी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि E20 के पीछे कितना पैसा खर्च हो चुका है। सवाल यह है कि क्या E20 आज भी इंडिया के लिए बेहतर सोल्यूशन है। अगर जवाब हां है तो फैक्ट्स और इंडिपेंडेंट स्टडीज के बेसिस पे उसे प्रूव करो, साबित कर देना चाहिए। लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। और अगर जवाब नहीं है तो केवल पुराने इन्वेस्टमेंट के कारण किसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना शायद ये निर्णय सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि E20 इंडिया के लिए सही है, हमारे फ्यूचर के लिए एक सही डायरेक्शन है, या फिर गवर्नमेंट को एक बार फिर से इस पूरी पॉलिसी की एक इंडिपेंडेंट मेजरमेंट एनालिसिस करनी चाहिए? अपनी राय बताइए कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।